Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में। सर्वप्रथम तो आपको मालूम होना चाहिए कि लागत क्या होती है, लागत किसे कहते हैं और इसको अकाउंटिंग में कैसे लागू किया जाता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या होता है। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज का जो युग है वो कंपटीशन का मार्केट है और इसका आज अपन जो वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन की। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक घरेलू बाजार, एक बाजार बन चुका है। ग्लोबलाइजेशन ने प्रत्येक व्यवसाय के लिए नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर कम से कम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसकी कम से कम लागत रखें और अच्छी से अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना होगा और इसी से व्यापारी अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत को भी नियंत्रित करना आवश्यक है और उत्पादन लागत का नियंत्रण माल के उत्पादन के विभिन्न लागतों को न्यूनतम करके किया जा सकता है। लागत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही एक ज़रूरी नहीं है। इसके लिए अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग को भी ध्यान में रखना होगा। औद्योगिक संस्थानों में या संस्थानों के लिए वर्तमान समय में वर्ष के अंत में केवल लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार का लाभ खाता ज्ञात कर लेना तथा चिट्ठा बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेना भी पर्याप्त नहीं होता। अपन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, आपने अभी 12th पास किया है और ये सब्जेक्ट शायद आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के रूप में कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन 12th क्लास में भी था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो उससे तो आप आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपने आप की जो कॉस्ट है उसको कम कैसे कर सकते हो, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया जाता है। लागत लेखा पद्धति पूर्ण लेखांकन पद्धति का एक भाग मात्र है। इस पद्धति की स्थापना लागत संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसकी सहायता से उत्पादन सेवाओं व विभिन्न प्रक्रियाओं की लागतों को नियंत्रित किया जा सकता है। लागत लेखा विभाग से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग सभी स्तरों पर व सभी विभागों द्वारा किया जा सकता है। ये सूचनाएं अन्य विभागों के कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायता प्रदान करती है। प्रबंधकों का निर्णय में सहायता हेतु लागत सूचनाओं का सही प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह सूचनाएं निर्णय के उद्देश्य में ध्यान में रखकर उचित प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है। यह सूचनाएं प्रासंगिक समय पर प्रदान की जा सके, इसके लिए अच्छी लागत लेखा पद्धति की स्थापना की जाती है। भारत में लागत लेखा कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग कब चालू हुआ? लागत लेखांकन बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1944 में 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना की गई। इसकी स्थापना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ICAI बनाया उसका मुख्य उद्देश्य था लागत लेखांकन का प्रशिक्षण देना, परीक्षा लेना, प्रमाण पत्र जारी करना। इस संस्था को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लागत लेखापालों की कमियों को पूरा करने के लिए सन 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम लागू हुआ। इस संस्था का प्रधान कार्यालय कोलकाता में। कभी कभार ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स अधिनियम का कार्यालय कहाँ पर है, तो अपने को बताना है कोलकाता। लागत लेखांकन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र संस्था यही है। लागत लेखांकन में महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 के
समय समय पर विभिन्न संशोधन किए गए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रकार। सर्वप्रथम 1965 में भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी उद्योग के लिए लागत लेखा रखना अनिवार्य घोषित कर सकते हैं। किसी भी उपक्रम के लिए भारत सरकार लागत लेखा उपक्रम घोषित कर सकती है, और केंद्र सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अनेक उद्योगों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य घोषित किया। इस कंपनी के लागत लेखों के अंकेक्षण करवाने के लिए भी भारत सरकार आदेश जारी कर सकती है। दूसरी बात है, विभिन्न उद्योगों के लिए लागत लेखांकन अभिलेखों नियम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल्स बनाए गए, प्रत्येक कंपनी के लिए इनके अनुसार ही होने चाहिए। तीसरा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 में लागत लेखों को रखना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया, जो अंडर सेक्शन 128 है। कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 128 है, उसमें लागत लेखों का रखना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। चौथा है, लागत लेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनका अंकेक्षण करवाने के लिए लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन नियम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स बनाए गए। अब 1 जनवरी 2004 से माइक्रो की जगह कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर MAOCARO माइक्रो की जगह कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर CARO लागू हो गया है। लागत लेखांकन 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: लागत का निर्धारण, लागत का विश्लेषण और लागत का नियंत्रण। ये 3 क्षेत्र हैं इसमें प्रमुख। इन क्षेत्रों को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए लागत विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उत्पादित प्रति इकाई की लागत निर्धारित की जा सके, लागत प्रवृत्ति और लागत उच्चावतियों का अवलोकन किया जा सके, प्रबंधकों को इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागत लेखांकन इतना विकसित हो चुका है कि यह प्रबंधक सभी निर्णय हेतु विशेष सूचना और सहायता प्रदान करता है, और इस कारण लागत लेखांकन प्रबंधक का भाग भी कहा जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागत लेखांकन अभिलेखों से संबंधित प्रावधान। कंपनी अधिनियम प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 की उपधारा 1 तथा 2 तथा धारा 148 के द्वारा प्रावधान किए गए लागत लेखांकन अभिलेखों से संबंधित पूर्व में जारी किए गए नियमों को रद्द करके उनके स्थान पर कंपनी लागत अभिलेख अंकेक्षण नियम 2014 जारी किए गए हैं, जो कि 1 जुलाई 2014 को प्रभावी मान लिए गए हैं। संक्षेप में इसका वर्णन इस प्रकार है, जो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा लागत अभिलेखों को लागू होना। महत्वपूर्ण प्रावधानों में जो फर्स्ट है वो लागत अभिलेखों को लागू होना। निम्न श्रेणियों को कंपनी जिनमें विदेशी कंपनी भी सम्मिलित है, उन सभी को अपनी लेखा पुस्तकों में लागत अभिलेख सम्मिलित करना आवश्यक होता है। सामरिक क्षेत्रों की सामग्री गुड्स के उत्पादन में संलग्न कंपनी, सामरिक क्षेत्र की उत्पादन में संलग्न कंपनी जिनका शुद्ध मूल्य ₹500 करोड़ से अधिक है। अनशन की मद या मदों को छोड़कर रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोगी होने वाली मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, टर्बोजेट, टर्बो प्रोपेलर, शस्त्र, गोला बारूद, प्रोपेलर पाउंडर तैयार करना, विस्फोट, सुरक्षा फ्यूज, विस्फोट फ्यूज, अज्ञात या विस्फोट टोपियो, लिता, ये जो उपकरण है इनके लिए अनिवार्य है। दूसरा है किसी क्षेत्रीय विनियामक या केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किसी विनियामक उद्योग में संलग्न कंपनी, प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 के अधीन विनियमित शुल्क कर विभिन्न सेवाएं प्रमुख कंपनियां, भारतीय विमानपत्तन, आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2018 के अधीन विमानपत्तन। इस प्रकार से यह आपका कुछ इम्पोर्टेंट है। अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अधीन कुछ कंपनियां हैं। इसी प्रकार विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियम संबंधित विनियामक निकाय या प्राधिकरण द्वारा विनियमित विद्युत का उत्पादन, संचरण, वितरण, आपूर्ति, जिसमें कैपेसिटिव उत्पादन विद्युत नियम अधीन यथा परिभाषा शामिल है। इस्पात, सड़कें और अन्य परियोजनाएँ, औषधि, गैसीय उर्वरक, शर्करा, औद्योगिक अल्कोहल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम।
2006 के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के संबंध में उपयुक्त वाणिज्य क्षेत्र में कंपनियों को अधिकतम सीमा इस प्रकार है। बहुउत्पाद, पहला है बहुउत्पाद बहुसेवा कंपनी, अर्थात एक से अधिक उत्पाद का उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की दशा में एक उत्पाद या सेवा जिसका वैश्विक कारोबार विशेष उत्पाद या उस विशेष सेवा से 50 करोड़ रुपए या अधिक है, किसी एक विशेष उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की दशा। क्षेत्रीय विनियामक द्वारा विनियमित रेलवे, ट्रामे, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो गठित की गई है उनके बारे में आज इतना ही। इससे आगे का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इससे आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।